नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 35% से अधिक मतदान की खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री इस समय उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शाम 5 बजे गोवा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। पिछले 7 वर्षों में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि। विदेश मंत्री एस जयशंकर मेलबर्न में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। 14 फरवरी से लागू होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% हुई। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 58 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र 11 जिलों शामली प्रबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ पंचशील नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से हैं। दोपहर बाद 1 बजे तक 35% से अधिक मतदान की खबर है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं गाजियाबाद में मौजूद अपने संवाददाता दिवाकर के पास। जी दिवाकर, मतदान कैसा चल रहा है और सुचारू मतदान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? विशाल, मैं डीपीएस इंदिरापुरम स्थित मतदान केंद्र पर इस समय हूं और यहां हर वर्ग के लोग मतदान के लिए आ रहे हैं और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों नोएडा, दादरी और जेवर जैसे इलाकों में भी अच्छी संख्या में मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड को देखते हुए पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और तापमान नापने के लिए अलग से बूथ बनाया गया है। विशाल, दिवाकर, आज पहले चरण में किन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है? विशाल, गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भाजपा की तरफ से यूपी के मंत्री अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा और बीएसपी से के शर्मा जैसे प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिमी यूपी की अन्य सीटों से चुनाव लड़ने वालों में भाजपा से सुरेश राणा, श्रीकांत शर्मा, पंकज सिंह और संगीत सोम, समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी और नाहिद हसन और कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। विशाल, धन्यवाद दिवाकर इस जानकारी के लिए। 73 महिलाओं सहित 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड से सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों को पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक चुनाव सभा को संबोधित किया।
श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास की जरूरत है और इसलिए राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों और मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सीतापुर जिले में प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर जिले में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर में विजय संकल्प सभा को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तरी गोवा के मापुसा में जन संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच गोवा के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गोवा में इस महीने की 14 तारीख को 40 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं और घर घर जाकर प्रचार तथा वर्चुअल अपील भी की जा रही है। पंजाब और मणिपुर सहित अन्य चुनावी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गोवा में एक ही चरण में 40 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 301 उम्मीदवार तथा उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की स्थितियां बन गई हैं। इस चरण की 59 सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम कल पूरा हो गया। मतदान 27 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ ही मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब की 117 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। इस चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग कोविड और ओमिक्रॉन के मद्देनजर सुरक्षित मतदान पर ध्यान दे रहा है। आयोग ने चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 4.25% पर ही रहेगी। रिवर्स रेपो दर में भी कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.35% पर बनाए रखा है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने, वृद्धि दर बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। With regard to the oil, the petrol and diesel prices, our inflation projections are benchmarked to crude oil prices. Various scenarios have been examined, and based on that analysis, we have given out this projection. That number we give out has been taken into consideration, and we have made our analysis accordingly, looked at various scenarios, and we have arrived at whatever projections make. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ?
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 7 साल में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे दौर से पता चला है कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश में 2 लाख संस्थागत रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण से ये भी संकेत मिले हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। सरकार ने आकाशवाणी की उर्दू सेवा बंद करने की खबरों का खंडन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में बताया कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उर्दू समाचारों का प्रसारण करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक की अवधि के उर्दू समाचार 32 आकाशवाणी चैनलों से प्रसारित किए जाते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के 47 चैनलों पर प्रतिदिन करीब 22 घंटे के उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में छावनी क्षेत्रों की भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आज उन्होंने रक्षा संपदा विभाग की कर्मियों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि के सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने इस काम में ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय की सराहना की। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली पिनराई विजयन सरकार की पहली वर्षगांठ के सिलसिले में 100 दिवसीय कार्य योजना जारी की गई है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,557 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 35% से अधिक मतदान की खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया। शाम 5 बजे गोवा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। पिछले 7 वर्षों में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मेलबर्न में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। ये निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% हुई। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46,44,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% है। अब तक 74 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
ये दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ 2% लोगों को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर आने की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन की बजाय 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन आरटीपीसीआर जांच करवाने और उससे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन प्रोग्राम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं सोबराओं युद्ध की, जो ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच 10 फरवरी 1848 को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने सतलुज नदी पार की और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। वास्तव में इस युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से एक है सोबराओं का युद्ध। सिख सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और उसके पास शानदार इन्फेंट्री यूनिट थी। वो पूरी तरह प्रशिक्षित सेना थी और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ती थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली थी। सोबराओं के युद्ध में करीब 10,000 सिख शहीद हुए। युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और 7 वर्षीय सिख साम्राज्य के शासक महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर संधि हुई। इस संधि ने सिख साम्राज्य के क्षेत्राधिकार को कम कर दिया, जबकि जम्मू के राजा गुलाब सिंह को आजादी सौंप दी, जिन्होंने जम्मू के अधिग्रहण के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी राशि भेंट की। इस संधि में ये भी सहमति बनी कि लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय,
मेरा मध्य प्रदेश है। आज हम स्वाधीनता सेनानी राजा बखत बली को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर और धार क्षेत्र में ब्रिटिश सेना से लड़ाई में स्वाधीनता सेनानियों का साथ दिया। बली की सेना ने अक्टूबर 1857 के दूसरे सप्ताह में अंग्रेजों से धार छीन लिया, लेकिन वे इस पर लंबे समय तक नियंत्रण नहीं रख सके क्योंकि ब्रिटिश सेना ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया। बली ने अमझेरा राज्य के लालगढ़ किले पर सैनिकों को तैयार किया और सैकड़ों स्थानीय आदिवासियों को भी साथ ले लिया। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। किले पर वास्तविक लड़ाई शुरू होने से पहले ही बली को अपने मुख्यमंत्री गुलाब राव द्वारा शुरू की गई बातचीत में शामिल होने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया और फांसी दे दी गई। शहीद बखत बली को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1945 को शहीद हुए थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, लेकिन 1942 में बाबू सिंह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने बर्मा में अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। शहीद बाबू सिंह को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है योगी, दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक गुरु और स्वतंत्रता सेनानी अरविंदो घोष को। जय अरविंदो जगत विधाता। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। अरविंद ने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक तथा इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित युवा अरविंद ने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी के रूप में तथा बड़ौदा कॉलेज में फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य के रूप में काम किया। उन्होंने रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया और हजारों युवकों को क्रांति की दीक्षा भी दी। उसी समय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा कर दी। अरविंद घोष ने किशोरगंज में स्वदेशी आंदोलन आरंभ कर दिया। वे केवल धोती, कुर्ता और चादर पहनने लगे। उन्होंने अग्निवर्षी पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ किया। देश की आजादी के लिए अरविंद जैसे सेनानियों का संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष का निधन हो गया। अब महर्षि अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाते समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका अध्ययन कर श्री अरविंद घोष की शिक्षाओं का अनुसरण करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। ये बैठक पिछले साल फरवरी में आयोजित वर्चुअल बैठक पर आगे की कार्रवाई करने के लिए आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कोविड महामारी, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे जैसी समकालीन चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद अल थानी से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, डिजिटल और सुरक्षा साझेदारी पर भी चर्चा की।
देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के अंतर्गत सरकार ने कुछ अपवादों को छोड़कर विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। अनुसंधान और विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन ऐसे आयात के लिए उचित मंजूरी की जरूरत होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश और संस्थान चुनने में समझदारी और विवेक से काम लें। आयोग की ओर से चीन में चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में ये सलाह दी गई है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने सचेत किया था कि चीन के चिकित्सा विश्वविद्यालय मौजूदा और आगामी शिक्षा सत्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विदेशी छात्रों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना तथा किसी अन्य तरीके से प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी तरह के एग्जिट पोल के परिणाम घोषित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्रीलंका की नौसेना द्वारा रिहा किए गए तमिलनाडु के 9 मछुआरे चेन्नई पहुंच गए हैं। पुडुकोट्टई, नागपट्टिनम और रामेश्वरम के रहने वाले इन मछुआरों को श्रीलंका के जलक्षेत्र में प्रवेश करने पर पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। ये मछुआरे इससे पहले रिहा किए गए 54 मछुआरों के दल का ही हिस्सा हैं। इन मछुआरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इनकी रिहाई में देरी हुई। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करें। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले वेंडर को प्रत्येक चार्जिंग प्वाइंट के लिए 6,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। लिखित परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छा सकते हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। विशाखापट्टनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 35% से अधिक मतदान की खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया। शाम 5 बजे गोवा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। पिछले 7 वर्षों में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि। विदेश मंत्री एस जयशंकर मेलबर्न में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% हुई। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।